1 2 3 हल्ला बोल। जय हिंद, जय भारत। प्रूफ करो, अब जल्दी जल्दी करो भाई, नॉर्मल अप्रोच ताकि स्पीड बढ़िया बन जाए तुम्हारी। बस प्रूफ दैट सर अभी तो हाल फिलहाल अभी अभी के लिए सर इतना कर सकते हैं जैसा हम सोच रहे हैं कि भैया ये 1 हो गया, हाँ भैया ये 1 + x आ गया सर यहाँ पर, ये भी ठीक है। ये माइनस का z हो गया, ये गया सर, ये -z माइनस का xy हो गया, ये भी ठीक है। ये माइनस का y हो गया सर, ये गया तो सर xz माइनस का y आ गया, बहुत बढ़िया। अब सर यहाँ पर देखते ही देखते ये आ गया 1 + x प्लस का z² प्लस का xyz माइनस का xyz प्लस का y², ठीक है। इससे ये वाला आइटम गया, क्या कितना मज़ेदार सा प्रूफ हो गया वैसे। हाँ ये 1 + x² राइट। तो देखते ही देखते सर 1 + x² प्लस y² प्लस z², ये लो। ये तो सर बिल्कुल छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, पर मैंने कहा हाँ यार थोड़े से प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, नहीं वो ज़रूरी है भाई। अच्छा, पिक्चर में एक और एंट्री होती है बहुत बढ़िया, और ये काफ़ी एक मज़ेदार थ्योरी है, बिल्कुल स्वाद थ्योरी है। कैसे? अब आता है पिक्चर में सारस रूल। दिस इज गुड अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अच्छा, और ये सारस रूल जैसा जो वर्ड है ये बोर्ड के लिए नहीं था, ध्यान रखना है ना। दिस इज ओनली वर्किंग इन लाइक जेई, ये जेई के लिए ही काम करेगा, उससे बाद ये काम नहीं करता है, ध्यान रखना इस बात का। ओके, सो सारस रूल क्या है? अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक ऑब्जर्वेशन है। जैसे बेटा मैं आपसे बोलूँ कि आप एक इसको डील करो, सेकेंड डिटर्मिनेंट को, जैसे ABCD, तो हाउ वी आर गोइंग टू डील दिस, कैसे डील करते हैं सर? यहाँ पर ये हमारा एंटी डायगोनल होता है और ये वाला हमारा डायगोनल होता है, सॉरी मेन डायगोनल एंटी डायगोनल। यानी कि सर अपन ऐसे करते हैं, ये वाले डायगोनल्स जो हैं इनका मल्टीप्लाई माइनस ये वाले डायगोनल, ऐसे ही कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो हाँ सर ऐसे ही कर रहे हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या करोगे आप सर? थर्ड ऑर्डर अगर हमने ले लिया, मान के चलो ये तो हो गया सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर थर्ड के लिए क्या करोगे आप? तो ये आ गया सर अपने पास A11 A12 A13 राइट, A21 22 23 31 32 और 33, ये लो। ठीक है भाई, इसके लिए कैसे निकालोगे? तो ये काइंड ऑफ एक ऑब्जर्वेशन है कि जो आपकी अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक है तो बहुत सारी चीज़ों के मिनिमाइज कर देता है ये रूल, है ना। बहुत बहुत कम समय में आपको बताने की हिम्मत देता है कि भाई ये लो, ऐसे कर सकते हैं इसको। सो यहाँ पर बेटा देखो सेम वही कहानी, जैसे एक डायगोनल ये वाला हो गया सर, दिस इज द मेन डायगोनल, इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर सर ये वाला डायगोनल एक ऐसा बना प्लस, और सर ये वाला डायगोनल, और हर डायगोनल पर 3 एलिमेंट होने चाहिए। सर ये वाला डायगोनल मैंने लिया, मैंने कहा ये लो भाई ये डायगोनल लिया, लेकिन इस पर 2 ही आए सर। अब 2 आए सर तो पड़ोस वाला नहीं लेंगे अपन, मतलब A12 A23 तो ले लिया मल्टीप्लाई में, A13 ही लेंगे सर, जंप करके लेंगे। जंप मतलब सर, और एक ये वाला है सर, इसमें ही पड़ोस का ही लेंगे। ये 3 डायगोनल तो ऐसे हैं सर, ठीक है। तो सर जब इस वाले डायगोनल को लेंगे यहाँ पर तो A12 23, फिर आपको जंप करके सर इसको उठाना पड़ेगा। ये जो बच गया है, जो खाली बैठा है, बहुत दूर जो कहीं बैठा है कि भाई आजा आजा तेरा स्वागत है, ज़्यादा टेंशन मत ले भाई, घबरा मत। अच्छा सर इस वाले के लिए दूर कौन बैठा है? ये वाला। तो सर 3 डायगोनल तो यहाँ पर ऐसे आएंगे, माइनस फिर डायगोनल ऐसे आएंगे सर, बस दिस इज द सारस रूल। सर वो कैसे काम करेगा? मैंने कहा वो भी ऐसे ही निकाल सकते हो आप। इससे होगा क्या, थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी आ जाती है और जल्दी हो जाती है। जैसे एक डायगोनल ये वाला हो गया बेटा, एक डायगोनल ये वाला हो गया, और एक डायगोनल ये वाला हो गया। सर इस पर तो 3 बैठे हुए ऑलरेडी, मैंने कहा यार बैठे तो हैं। इस पर तो 2 ही है सर, अब 2 हैं तो सर ये नज़दीक वाला तो लेंगे नहीं, खाली कौन बैठा है इसके लिए? सर ये वाला A11, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा सर वो प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। मैंने कहा आ जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, तो सर प्रैक्टिस ही करवा दो आप, तो बस हम तो सीखे भूखे हैं भाई सारस रूल। सर वो लॉजिक और सिंपल वाले से करेंगे तो नहीं होगा, मैंने कहा उससे भी हो जाएगा, लेकिन अगर तुम सारस वारस से कर रहे हो थोड़ा सा चीज़ें और जल्दी हो जाएंगी। जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, तो देखो कितने डायगोनल हैं सर? एक डायगोनल ये लो, दूसरा डायगोनल ये लो, और तीसरा डायगोनल। चलो इनको लिखते हैं सर। तो ABC पहले वाले का, दूसरा सर AB, ये वाला तो लेंगे नहीं, उधर वाला पकड़ना पड़ेगा, तो ये भी ABC हो गया सर। इसके लिए AB और C यहाँ से उठाएंगे तो ABC ये भी हो गया। ओ ये सही है यार सर, माइनस। अब क्या करें? अरे सर ये वाला डायगोनल तो C3,
सर ये वाला डायगोनल तो a इंटू ए स्क्वायर, इसको उठाएंगे दैट इज ए क्यूब, इसको उठाएंगे b इंटू बी दैट इज, हाँ सर ये भी b क्यूब। तो सर ये तो पीछे वाला क्वेश्चन था, मैंने कहा हाँ भैया ये तो बहुत स्पीड में हो गया, 3abc माइनस का a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का c क्यूब। तो अब यहाँ से थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़ गई, और एक दो क्वेश्चन मैं आपके सामने ऐसे कराऊंगा जिनसे आप इसको नॉर्मल अप्रोच से कर ही नहीं पाओगे, वहाँ आपको सारस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये मान के चलो। आप समझ रहे हो, कुछ दिमाग लगा ही नहीं पाओगे आप, आपको सारस वारस वो सब क्या है ना सोचना ही पड़ेगा। ओके ऐसा है क्या सर? सेम कहानी यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर भी कर सकते हो सर, ए की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तो यूलर फॉर्म है। मैंने कहा हाँ, तो उसका मल्टीप्लाई या कैसे इसको डील करें यार, थोड़ा सा फटाफट सारस से चलते हैं। सर ये डायगोनल हो गया, मैंने कहा हाँ भैया, तो ये आ गया 1 प्लस सर एक डायगोनल तो ये वाला हो गया, दिस इज 1 डायगोनल, एक ये वाला हो गया सर, और एक ये वाला हो गया सर, तो एक ये है एक ये सर, e की पावर पाई तो हो गया, ई पाई, e की पावर पाई, हाँ सर e की पावर पाई पाई। अब देखो e की पावर पाई क्या होता है, आई पाई, लिख लो ना यहीं पर यार, आई पाई क्या होता है सर, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 दैट इज -1। सही है कि नहीं? हाँ सर, तो सर ये तो -1 बन गया, तो यहां पर ये वाला बन जाएगा सर, या फिर आई पाई छोड़ो, तुम यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। देखो e टू दी पावर आयोटा कॉमन ले लो बेटा, तो ये आ गया पाई माइनस का π/4। अब सही है, हाँ सर पहला मल्टीप्लाई प्लस, इस पे आ जाओ सर, दिस और दिस, तो e टू दी पावर सर आई कॉमन लिया तो ये -π प्लस का π/4, ये वाले एलिमेंट बन गए सर, पहले 3, हाँ बन गए भैया। अब आ जाओ बाकी के एलिमेंट पे, सर ये वाला डायगोनल ये लो, तो सर ये तो 1 हो गया, मैंने कहा हाँ यार ये तो 1 हो गया, प्लस सर ये वाला मल्टीप्लाई, सर ये भी 1 हो गया, मैंने कहा हाँ भैया, ये वाला मल्टीप्लाई सर ये भी 1 हो गया, e की पावर 0, हाँ सही है 1 ही आ रहा है सर। सो सर पाई माइनस π/4, कॉस π/4 क्या होता है सर, माइनस का 1/√2, तो सर 1 माइनस इसका आ जाएगा 1/√2 माइनस का प्लस, हाँ -1/√2 और प्लस का 1/√2 आयोटा, ये लो साहब, प्लस यहाँ पर हाँ जी माइनस का 3π/4 या माइनस, तो सर कॉस तो अपने माइनस को खा ही जाएगा, तो माइनस का 1/√2 यहाँ से आएगा, साइन अपने माइनस को बाहर निकाल देगा सर, ये हो जाएगा माइनस का 1/√2 इंटू आयोटा, और ये ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 3, ठीक है सर, -√2 और ये सर ये वाला तो गया, मैंने कहा हाँ भैया, तो सर ये 1 हो गया, यहाँ पर 1 - 2/√2 ऐसा कुछ आएगा, और माइनस का 3, यानी देखते ही देखते माइनस का 2/√2 माइनस का 2, एक कंप्लीट रियल नंबर आ गया जो कि नेगेटिव है। ठीक है, हमने बिल्कुल सही करा है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। समझ रहे हो जनाब? ठीक है दादा, तो देखो ये सारस से थोड़ा सा ठीक हो गया, अदरवाइज इसको वैसे ही करते तो ज़्यादा पेज लिखने पड़ते। सारस से क्या है ना, मतलब पूरा ऑपरेशन आप एक बार में देख रहे होते हो। अब ये बड़ी क्वांटिटी के लिए काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि हर बार काम करेगा भाई, जैसे यहाँ पर मान के चलो 70, 170, 45, तो मल्टीप्लाई करने थोड़ी बैठेंगे उसका यार, हाँ तो वो तो हमारे लिए वैसे भी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो अपन उस वाले केस में नहीं जाएंगे इसको लेके। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? यस, आ जाओ। अब सारस के 1-2 क्वेश्चन और मैंने तुम्हारे सामने यहाँ पर डाले हैं, एक बार चेक कर लेते हैं और जल्दी जल्दी इनका आंसर बताते हैं। सर पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ लैम्डा समथिंग समथिंग विच इज इक्वल टू दिस और फाइंड वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एस, ऐसा कुछ पूछा है सर, चारों की वैल्यू हमें निकालनी है, पी निकालना है। सो इसका मतलब सर पी मतलब हो गया सर मुझे लैम्डा की पावर 4 का कोफिशिएंट, ऐसा ही हो गया। मैंने कहा हाँ यार, तो लैम्डा की पावर 4 का कोफिशिएंट सर कहाँ बनेगा, देखो कितना प्यार से डील होगा ये सर, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर, ठीक है भैया, यहाँ पर बाहर लैम्डा स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई, यहाँ 5 बन जाएगा सर और यहाँ पर 3 बन जाएगा, यानी इस पूरी क्वांटिटी में मुझे 4 का कोफिशिएंट मिलेगा ही नहीं मिलेगा सर। दूसरे पे आ जाओ, इस पे गए सर अपन, सर लैम्डा स्क्वायर हो गया और उस लैम्डा स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ लैम्डा क्यूब से, तो यहाँ भी नहीं मिलेगा सर।
फिर इस पे गए सर अपन, मैंने कहा हाँ भैया, तो यहाँ भी मैक्सिमम पावर 3 आ रही है, यहाँ भी नहीं मिलेगा सर। इसमें गए तो यहाँ लैम्डा की पावर 3 आ रही है मैक्सिमम, तो इसमें भी नहीं मिलेगा सर। बहुत बढ़िया, देख कितना मज़ा आ रहा है क्वेश्चन डील करने में, नहीं कितना स्वाद आ रहा है सर। पहला वाला डायगोनल, दूसरा डायगोनल और तीसरा डायगोनल, इसमें नहीं मिला सर। यहाँ पर सर पी का आंसर 0, मतलब लैम्डा की पावर 4 इसमें आएगा ही नहीं। कैसे आएगा? 2 और 1 3 और 2 3 5 नहीं आ रहा है सर, बिल्कुल नहीं आ रहा। क्यों? लैम्डा की पावर 3 का आ सकता है, मैंने कहा 3 का तो आ सकता है, 3 का तो बेटा यहीं आ जाएगा। देखो पहले वाले में लैम्डा स्क्वायर और उस लैम्डा स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो -6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो माइनस का 18, एक ब्रैकेट। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं सर। मैं व्हाइट वाले देख रहा हूँ बेटा अभी, लैम्डा -1 लैम्डा -4, तो लैम्डा स्क्वायर हो गया और लैम्डा स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस वाले लैम्डा के साथ, तो प्लस का 1। ये लो साहब, और तो आएगा नहीं क्यू का सर कोई, हाँ और तो नहीं मिलेगा कोई। ठीक है, फिर इस पे आ जाओ सर, लैम्डा स्क्वायर सर ये भी +1 आ गया, माइनस। ठीक है, क्यूब उठाएंगे सर, यहाँ पर क्यूब उठाएंगे, क्यूब उठाएंगे, सो माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर सर, यहाँ पर -2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये लैम्डा स्क्वायर हो गया, लैम्डा स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो यहाँ पर सर प्लस का 3 आ गया एक तो। ठीक है, और भी कुछ आ तो सकता ही है सर, माइनस का 16 भी आ जाएगा, तो माइनस का 16 भी आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, 4 × 4 -16 का मल्टीप्लाई लैम्डा की पावर 3 से, तो -16 मिल गया मुझे, और लैम्डा स्क्वायर का मल्टीप्लाई से ये भी सही है। इस पे आ जाओ सर, तो लैम्डा स्क्वायर सर प्लस का 3 आ गया यहाँ से। ठीक है, ओके, और तो सर कोई मुझे मिलेगा नहीं। मैंने कहा हाँ, तो देखो कितना आसान सा हो गया, डायरेक्टली क्यों निकालना। क्या मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा यार? मैं क्यों सॉल्व करूँगा? मैं कितना आराम से इसको डील कर पा रहा हूँ, कितना आराम से डील कर पा रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली बेटा आर आप निकाल सकते हो, आर आपके लिए है, ये आपको सॉल्व करना है ना, एस भी आपको सॉल्व करना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कई बार जैसे तुम्हें लगता है कि सर एस टी भी निकाल लो, कई लोगों को लगता है सर टी निकालना तो बहुत आसान है, पुट लैम्डा = 0 एवरीवेयर। तो अब क्यू के लिए क्या पुट करोगे, आर के लिए क्या पुट करोगे? कर तो रहो पुट अब। हाँ सही है सर, तो ऐसे करके भाई थोड़ा खेल खराब हो सकता है। सिमिलरली बेटा इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक है और अच्छा क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं अपन। आप तो वीडियो रोक कर एक बार इसको ट्राई करना, आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन मैं इसको यहाँ पर अभी सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि हमें तो चीज़ें फटाफट देखनी ही हैं। सॉल्यूशन, जब भी बेटा आप सारस का गेम देखोगे, देखो ये एक टर्म है, ये टर्म आ गया, मैंने कहा हाँ, यहाँ पर प्रत्येक टर्म, जो भी टर्म आप उठाओगे उसकी डिग्री कितनी आ रही है सर, n, n+2 और n+3। तो अगर ईच टर्म की डिग्री की बात करें हम, ईच टर्म की डिग्री, मैं डिग्री में खेलूंगा इसको यार थोड़ा सर। ईच टर्म की डिग्री आ रही है n + n+2 और n+3, जो कि हो रही है सर 3n+5। सर ये वाला टर्म उठाओ तो इसकी भी 3n+5, सर ये वाला उठाओ 3n+5, 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 यानी कि सर जो इसमें टोटल टर्म आ रहे हैं ना, जितनी भी टर्म्स हैं सारस के अकॉर्डिंग, ईच टर्म की डिग्री आ रही है 3n+5। अब सर राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में सर आपने x का मल्टीप्लाई y से करा, y का z से करा और इसका इससे करा, तो सर एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, 3 डिग्री हो गई। वो 3 डिग्री का मल्टीप्लाई 1/x से होगा, तो 2 डिग्री हो गई। ठीक है सर, अब मुझे लगता है कि राइट हैंड साइड में ईच की डिग्री 2 आ रही है, ईच टर्म की डिग्री 2 आ रही है, देख लो आप, ईच टर्म की डिग्री 2 है। अब सर LHS में बहुत सारे टर्म है, प्रत्येक टर्म की डिग्री 3n+5, राइट हैंड साइड में बहुत सारे टर्म है, प्रत्येक टर्म की डिग्री 2, तो सर डिग्री टू डिग्री खेलो ना यार, यानी क्लियरली 3n+5 2 डिग्री के बराबर होना चाहिए। टर्म डिग्री तो भाई बराबर होनी चाहिए ना। हाँ, तो 3n विच इज इक्वल टू -3, तो n की वैल्यू यहाँ से -1 आ गया साहब। कितना प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन है, आप इसको नॉर्मली सोल्व कर ही नहीं पाते। सारस ने हेल्प दी, फिर हम डिग्री पे जाके खेले तो वो भी आपको आइडिया थोड़ा लगाना पड़ेगा। वो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो या उनको कैसे एक बार डील करने का ट्राई कर रहे हो। ओके,
सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लो जी एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और देखते हैं सर इसको। मैंने कहा हाँ यार मज़ा आएगा, हाँ बढ़िया सी गहरी सांस ले लो और मज़ा आएगा भाई। सो लेट पी बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, मैट्रिक्स बोल दिया उसने, ठीक है, सच दैट ऑल एंट्रीज इन पी आर फ्रॉम द सेट ऑफ -1 0 एंड 1 द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ पी। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है सर। तो कुल मिला के बेटा यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने जाओगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्वाद दिलाएगा आपको। जो भी डिटर्मिनेंट आपने ली उस डिटर्मिनेंट में बेटा टोटल कितने एलिमेंट हैं सर? एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक एलिमेंट यहाँ आएगा, 3 ऑर्डर की में, एक यहाँ पर आएगा सर, एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा सर। एक एलिमेंट इधर आएगा सर, एक एलिमेंट इधर आएगा, एक एलिमेंट इधर आएगा। बोलो भाई सही बात है सर, सही बात है साहब। ओके बहुत बढ़िया। अब सर यहाँ पर इसने बोला है कि यहाँ पर जो एंट्रीज हैं, जो एंट्रीज आप ले रहे हो वो -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो मैं तुमसे कहूँ बेटा कितनी डिटर्मिनेंट बनेंगी? तो सर सिंपल सी कहानी है, इस पहली पोजीशन पे मैं -1 डाल सकता हूँ, 0 डाल सकता हूँ, 1 डाल सकता हूँ, यानी 3 चॉइस पहली पोजीशन के लिए, 3 चॉइस सेकंड पोजीशन के लिए, 3 चॉइस थर्ड पोजीशन के लिए, 3 चॉइस फोर्थ पोजीशन के लिए, 3 3 3 3 की पावर 9। तो सर अपन कह सकते हैं कि टोटल डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 की पावर 9। अब सर 3 की पावर 9 डिटर्मिनेंट बनेगी। सर 3 की पावर 3 ही 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है। सर 3 की पावर 9 तो इतना बड़ा नंबर है कि हमें 50-60 साल लग जाएंगे लिखने में। मैंने कहा है यार, अब मैं तुमसे कहूँ भाई तुम्हारे पास 20 करोड़ डिटर्मिनेंट हैं, उनमें से जब तुम डिटर्मिनेंट 20 करोड़ डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्यूशन के दौरान सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या आएगी और कौन सी डिटर्मिनेंट की आएगी, ये क्वेश्चन पूछा है। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर पी, सॉरी हाँ ऑफ पी जो भी है। तो हमें मैथमेटिक्स ये बताता है बेटा कि तुम्हारे दिमाग में जो तुम सोच रहे हो ना यार, उससे तो बात नहीं बनेगी। इम्पॉसिबल वर्ड जो है ना, इम्पॉसिबल की धज्जियां किसी ने तोड़ी हैं तो मैथ्स नहीं तोड़ी हैं। अब तुम इसको बाई प्रैक्टिकली देखो यार, 20 करोड़ डिटर्मिनेंट हैं और 20 करोड़ डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करने जाएंगे क्या? पहले तो सर लिखने में 5-7 पीढ़ी निकल जाएंगी और सॉल्व भी कर लिया सर हमने तो 10-5 पीढ़ी और निकल जाएंगी। तब जाके सर फिर हम चेक करेंगे कि कौन सी डिटर्मिनेंट का सबसे ज़्यादा आंसर आ रहा है। और ये क्वेश्चन यानी कि 500 साल की लड़ाई लगभग 2 मिनट में करनी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ये है मैथ्स, समझ रहे हो? दिस इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? हाँ जी ओके। तो सर अब डील करते हैं इसको, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सर अब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एंट्रीज आपको दे रखी हैं है ना, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी ये मुझे निकालना है सर। तो एक काम करते हैं सर, सारस से खेलते हैं। मैंने कहा मैंने यहाँ 1 ले लिया बेटा, यहाँ 1 ले लिया और यहाँ 1 ले लिया, तीनों का मल्टीप्लाई 1 आ गया, ठीक है सर। फिर सर मैंने इधर 1 ले लिया सर और यहाँ भी 1 ले लिया, है ना, नहीं यहाँ -1 ले लिया, यहाँ -1 ले लिया और यहाँ 1 ले लिया, ताकि -1 और 1 ये फिर से 1 बन जाए, ये भी ठीक है सर। फिर से सर यहाँ पर मैंने -1 लिया और यहाँ पर मैंने 1 लिया। ये लो सर चेक कर लेते हैं। तो ये वाला ये +1 बन गया, बहुत बढ़िया, सारस के अकॉर्डिंग माइनस। अब सर एंटी डायगोनल ये हो गया 1, ठीक है भैया, है ना। ऐसे ही मैं तो रैंडम कर, मुझे नहीं पता 20 करोड़ में से ऐसी कौन सी डिटर्मिनेंट, मैं तो रैंडम खेल रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे तो भैया ये जो ब्रैकेट आएंगे ये वाले, मुझे ये आंसर मैक्सिमम चाहिए। तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ पर तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेके आऊँ पिक्चर और यहाँ पर मैं कम से कम लेके आऊँ, ताकि ज़्यादा में से कम घटे तो आंसर मैक्सिमम आ जाए। तो यहाँ मैंने तीनों प्लस कर दिए, इस तरीके से मैंने चीज़ों को अरेंज करा है। तुम भी अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो सर। एक 0 भी है पिक्चर में, मैंने कहा 0 भी है, वो भी देखेंगे, लेकिन 0 को हो सकता है जरूरत ना पड़े। तो मैं तो चेक कर रहा हूँ भाई। तो 1 हो गया सर ये वाला आंसर, ठीक है। और यहाँ पर भी 1 आ गया सर, खेल खराब हो गया। यहाँ पर भी 1 आ गया, इसका आंसर तो 0 आ रहा है सर। तो ये गड़बड़ हो गया खेल, मतलब सर यहाँ से तो आंसर 0 आ गया यार, मैक्सिमम तो नहीं कह सकते। यानी ये डिटर्मिनेंट जो मैंने ली है ये सर कुल मिला के थोड़ी सी तो गड़बड़ है,
थोड़ी सी तो गड़बड़ है सर। पैटर्न हमारे भी समझ में आ गया, आप कर क्या रहे हो। मैंने कहा यस, तो बेटा यहाँ पर 1, फिर से 1 और ये 1, ठीक है भाई, तीनों का मल्टीप्लाई 1। सर यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 और ई वाला हो गया 1, तो ठीक है सर, आंसर आ गया इसका 1 + 1, ठीक है। अब अब क्या करें भाई सर? अब 0, क्योंकि आपने बाकी के टर्म्स तो लेके देख ही लिए एक बार। मैंने कहा हाँ यार थोड़े से तो देख लिए हमने, मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैंने लेट से यहाँ पर बेटा लाइक यहाँ पर मैंने 0 ले लिया इस बार, ठीक है, और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, ऐसा देखते हैं अपन। तो सर ये 1 हो गया, ये वाला 0 हो गया और ये वाला भी 0 हो गया, ये 1 1 + 0, ठीक है, -0 0 0। देखो डायगोनल बनाओ ना यार, आप घबरा क्यों रहे हो? जैसे ये वाले डायगोनल, एक डायगोनल ये वाला, एक डायगोनल ये वाला, एक डायगोनल ये वाला, ठीक है। अब सर ये वाला डायगोनल 1 2 2 एंटी डायगोनल। तो सर हमने पहले तो 1 लिया, सही है, 1 + 1 + 0 सही है। फिर सर बाकी के जो एंटी डायगोनल आ रहे हैं, एंटी डायगोनल में 0, क्योंकि देखो ये 0 वाला हो गया, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है बेटा वो 2 - का 0 और आंसर हमारा 2 आ गया। अब तुम यार पता ये एक डिटरमिनेंट बन गई। मुझे ऐसा लगता है कि 2 से ज़्यादा आंसर लाना इम्पॉसिबल है। मैक्सिमम इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। अब आप इसको एक बार चेक करो, देखो सर 2 आएगा क्या? सर ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे आपने सर बड़ी चालाकी से यहाँ पर 2 करा। मैंने कहा हाँ यार, क्योंकि सर ऐसे क्वेश्चन में कमेंट कैसे करोगे आप? आपको तो वो गेम ही खेलना पड़ेगा। मैंने कहा यार तुम कह तो सही रहे हो, बात तो तुमने बिल्कुल बढ़िया लॉजिक लगाया है। सर 2 नहीं कह सकते। मैंने कहा यार लग भी रहा है एक एंगल से नहीं भी लग रहा, दोनों चीज़ें। तो सर क्या करें फिर? सर जिस तरीके से आपने यहाँ 2 रखा है, अगर इस वाले ब्रैकेट में भी -2 आ जाए या -1 आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए सर, तो जुड़ के वो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव बनाएगा। तो अब कोशिश करते हैं वैसी कोशिश करते हैं कि हाँ यार ऐसा कुछ आ सकता है क्या। ओ तो सर वापस, मैंने कहा वापस खेलते हैं। तो ये क्वेश्चंस देखो, कम से कम हम 500 साल की मेहनत को, थोड़ा समय तो लगेगा, ठीक ठाक क्वेश्चन है एक्चुअली ये, है ना, बट कर तो सकते हैं सर अपन। यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ -1 ले लिया और यहाँ -1 ले लिया, तीनों का मल्टीप्लाई 1 हो गया, ठीक है सर। पहले ब्रैकेट में ये आ गया 1, यहाँ -1 ले लिया, यहाँ पर भी -1 ले लिया और यहाँ पर आपने 1 ले लिया, यहाँ पर भी बेटा तीनों का मल्टीप्लाई 1 आ गया, ठीक है सर। ओके। अब सर इसमें यहाँ -1 अगर मैं लूँ इधर, तो ये पूरा एलिमेंट +1 लूँ अगर सर मैं इसको, तो पूरा एलिमेंट -1 देगा, यानी कि एक ब्रैकेट की कमी है, मैंने यहाँ पर -1 डाल दिया, ये वाला -1 देगा, ठीक है। यहाँ पर अभी कुछ डालना बाकी है और इधर कुछ डालना बाकी है, बस 2 चीज़ें डालना बाकी हैं। ये तब थोड़ा थोड़ा सेट कर रहे हैं अपन, है ना। क्या कर सकते हैं सर अपन? और उसमें भी बेटा अभी एक ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये अभी भी बाकी है। स्टिल इसको 0 बनाए क्या? हाँ बना तो सकते हैं इसको 0। ये वाला -1 हो गया और ये वाला, इसको अगर बेटा मैं -1 लूँ थोड़ी देर के लिए और इसको मैं 0 लूँ, देखो तो पता है क्या हो रहा है, मेरे दिमाग को चल रहा है एक्चुअली, मैं सोच रहा हूँ इसको कि किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो सर पहले एलिमेंट की अगर हम बात करें इसकी, तो देखो ये एलिमेंट 1 जो कि आपने लिखा है सर, इसकी बात करें सर तो ये एलिमेंट 1 जो कि आपने लिखा है सर, इसकी बात करें तो सर ये आ जाएगा 0, ठीक है, माइनस। सर ये वाला एलिमेंट हो गया -1, मैंने कहा ठीक है। सर ये वाला एलिमेंट 3 माइनस है सर इसमें, देखो ये फिर से -1, सही कह रहे हो यार आप।
और ये वाले एलिमेंट में आ जाएगा 0। ओ वाह, अरे मास्टर बात है, एकदम मज़ा आ गया, स्वाद आ गया। तो साहब यहाँ पर 2 माइनस का -2, सर 2 लग रहा था, आंसर 4 आ गया। तो इसका जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो आंसर 4 हो सकता है, और तो कोई तरीका नहीं है। और 4 कब आएगा, हमने तो वो डिटरमिनेंट भी यूं निकाल के देती। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ये है मैथ्स जो आपको समझना पड़ेगा। जो लोग तुम्हें डरा रहे हैं ना, तो सर हमने जो पैटर्न के साथ काम करा है, हम कुछ चीज़ों पे कुछ चीज़ें देखना चाह रहे हैं कि यार ये कैसे काम करेंगी। सो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज 4। सर अभी 4 भी तो लाना थोड़ा मुश्किल है ना सर। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 3 इधर और माइनस का 3 उधर आ जाए। उधर माइनस का 3 आ नहीं पाएगा बेटा, वो दिक्कत है। सोच लो आप, तो 6 तो आ ही नहीं सकता, 5 का फिर भी सोच सकते, लेकिन 5 भी सेट नहीं हो रहा। क्योंकि जब इस प्रोसेस के दौरान मैं चीज़ें को एंजॉय कर रहा था ना, तो मुझे क्लिक हो गया कि वहाँ पर 5 भी सेट नहीं हो रहा है। राइट, ओ ऐसा है। मैंने कहा हाँ भैया, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी यहाँ पर एक बार। चलो भाई, अगला पड़ाव आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, इसको कैसे देख सकते हैं? ठीक है दादा, इसको कैसे देख सकते हैं? देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए अच्छे पड़े हैं, तो करनी पड़ती मेहनत भाई। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ये क्या होते हैं? नो नीड। कुछ वर्ड्स का हम यूज करेंगे यहाँ पर। सो दिस इज द एलिमेंट्री ऑपरेशंस। सर एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मीनिंग क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मीनिंग ये है बेटा कि कुछ वर्ड्स का हम बार बार यूज करेंगे अपनी कहानियों के अंदर, वो आपको समझनी पड़ेंगी। सर वर्ड्स कौन से हैं? जैसे बेटा मैं आपसे कहूँ लेट, आपके पास कोई डिटरमिनेंट है इस तरीके से ABC, या 2/2 की पकड़ लेते हैं ABCD, ठीक है। अब वहाँ पर जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन इन द सेंस, जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि रो 1 को रिप्लेस करो R2 से, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग समझ लो आप, ये तो आप जानते ही होंगे। सर इसका मीनिंग ये है कि आपका ये वाली कहानी तो रो 1 है। मैंने कहा हाँ भैया, ये वाली कहानी आपकी रो 2 है, ठीक है सर। तो रो 1 को वो कह रहा है कि रो 1 को रिप्लेस करो रो 2 से, यानी जहाँ जहाँ आपको रो 1 दिख रहा है उसकी जगह पर आप R2 डाल दो। तो सर इसका मीनिंग ये है कि आपकी जो डेल्टा न्यू हो जाएगा, डेल्टा न्यू आएगा इसके अकॉर्डिंग, वो ऐसा कुछ आएगा। सर यहाँ पर CD आ गया, और CD को आपने छेड़ा ही नहीं, यानी कि सर आप ना रो 1 को रिप्लेस करना चाह रहे हो R2 से। तो ये टर्म है, इसका मीनिंग आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, राइट। सेकेंड टर्म, कल को वो इंसान ऐसा कुछ बोलेगा कि R1 को रिप्लेस करो 5 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्चुअली? ये आपको ये वर्ड समझना पड़ेगा, है ना। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, मतलब इनको ऑपरेट करने का तरीका है कि इनको कैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इन टर्म्स का बहुत यूज होगा आगे चल के। तो सर ये आदमी हमसे कह रहा है कि पहले जो तुम्हारा रो है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है भैया। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये हो जाएगा 5A 5B। फिर इस रो में रो 2 को जोड़ दो, यानी कि सर आपकी जो डेल्टा न्यू आएगी, यहाँ पर डेल्टा न्यू आएगा वो कुछ ऐसा आएगा सर कि भैया 5A प्लस C, ये लो, है ना, 5A प्लस C, ये आएगा भैया 5B प्लस D, ये लो, और CD को आपने छेड़ा ही नहीं है। तो दिस इज लाइक डेल्टा न्यू, ये आपका डेल्टा न्यू है बेटा यहाँ पर। ओके, तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं, इनका नाम ऐसे रखा जाता है ना। ओके, सो हमारी थर्ड कहानी यहाँ पर आती है बेटा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जनरली इसको डेल्टा ट्रांसपोज कहते हैं। तो डेल्टा ट्रांसपोज का मतलब क्या है? अच्छा बेटा, सेम रो में, है ना, ऑल्सो वर्किंग फॉर कॉलम ऑल्सो, है ना।
या कॉलम के लिए भी सेम काम करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। कॉलम के लिए भी सेम ही काम करेंगी कहानियां। सर ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है बेटा कि आपको जैसे R1 है तो या रोज को कन्वर्ट करना है कॉलम में। ट्रांसपोज मतलब बेटा क्या करना है? रोज को कन्वर्ट करना है कॉलम में, या रो कॉलम को फ्लिप कर दो। सर जैसे अगर मैं डेल्टा ट्रांसपोज की बात करूं, डेल्टा ट्रांसपोज की बात करूं, जैसे बेटा यहां पर R1 क्या है? AB, मैंने उसको कॉलम बना दिया। R2 क्या है? CD, मैंने उसको कॉलम बना दिया। बस दिस इज व्हाट द ट्रांसपोज, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना। तो ये लिटिल ऑपरेशंस हैं जो हमारे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज आने वाले हैं। ठीक है भाई यहाँ तक? ओके ओके। तो अब हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांसपोज तो अपन देख ही चुके हैं, डन। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं, यहाँ से चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी। अच्छा बेटा, ये सारी प्रॉपर्टीज तभी काम करेंगी जब आपको इसका एक ना फंडामेंटल या फिर इसका ब्रह्मास्त्र, आपको वो अस्त्र पता हो, है ना। सो ऑल प्रॉपर्टीज बेसिक और फंडामेंटल जो डेफिनेशन थी उसकी, बेसिक एंड फंडामेंटल, बेसिक एंड फंडामेंटल डेफिनेशन याद रखनी है, याद रखनी है। सर कौन सी थी बेटा? अभी बताया था मैंने आपको, ये वाली थी। मैं रिकॉल करा देता हूँ, वापस रिकॉल करा देता हूँ। सर दुनिया का कोई भी डेल्टा हो, सर हम कोई भी रो पिक करेंगे, कोई भी कॉलम पिक करेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स उठाएंगे, मल्टीप्लाई का सम। इसको लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपने रो लिया तो कोई भी रो उठाए सर आपने AIR टाइप के, तो आपको ना कॉलम भी लेने पड़ेंगे कुछ AIR टाइप के, जहाँ पर R की वैल्यू आपने रन करवा दी। लेट से मैंने R की वैल्यू यहाँ पर 1 ले ली बेटा, 1 से लेके n ले लिया। तो दिस इज लाइक अ डेल्टा, वी कैन से। लाइक इसमें क्या है, जैसे A11 देखो, I तो आपका फिक्स कर लेते हैं, I को 1 कर लो, चाहो तो 1 कर लो, यहाँ पर इसको भी 1 कर लो। ठीक है, तो देखो 1 1 R की वैल्यू, मतलब जो भी कुछ आप ले रहे हो ना, पहला रो दूसरा रो, इस तरीके की चीज़ें ले रहे हो, उसको अपन सिग्मा के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और कॉलम के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ना। तो वो मैंने आपको बताया ही था। जैसे आप पहला रो उठा रहे हो, लेट से A11 C11 प्लस A12 C12, सॉरी मल्टीप्लाई C12 डॉट 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 A1n C1n। अब इसको कन्वर्ट करो सिग्मा में। सर A तो 1 तो फिक्स चल रहा है, मैंने कहा 1 फिक्स चल रहा है, तो A1R C1R, ये लो सिग्मा। R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके n तक, ये लो सर। तो दिस इज लाइक अ डेल्टा, ये आपकी डेल्टा की वैल्यू, जिसको लिखने का एक तरीका, ये एक अप्रोच है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करा है। ठीक है सर, मतलब इसमें भी कोई बड़ी बात तो नहीं है जो आपने करा है, वो भी मतलब कह सकते हैं कि काइंड ऑफ ठीक है। हाँ, सेम फॉर कॉलम बेटा, इसको कॉलम के लिए भी लेके जा सकते हो। सर जरूरी थोड़ी है कि आप रो में काम करो, कॉलम में भी तो कर ही सकते हो ना। तो मैंने कहा यार कॉलम के लिए क्या हो जाएगा बेटा? सर यहाँ पर जैसे आपने लिखा इस तरीके से A1, देखो ऐसे लिखोगे ना आप, A11 A21, तो सर यहाँ पर R1 लिखना पड़ेगा आपको, AR1 है ना, और ये भी CR1 हो जाएगा। सर R की वैल्यू यहाँ आप रन करवा दो 1 से लेके n तक। सर आप 1 फिक्स क्यों कर रहे हो? सेकंड कॉलम कहाँ गया है यहाँ पर? तो यस, इसके लिए बेटा आप I लिख लो, इसके लिए यहाँ पर J कर लो। वो तो मैं तरीका बना रहा हूँ, यस, मैथ्स की लैंग्वेज नहीं होती, कई बार आपको समझ लिया, आप उसको मैथमेटिकली एक रूप दे रहे हैं, तो यहाँ पर तरीका बताया जा रहा है। क्योंकि यार अब कहीं दूर जो बच्चा बैठा है बेचारा, आउट ऑफ इंडिया, अभी उसको अगर समझना है तो वो कैसे समझेगा कि यार ये तो जुगाड़बाजी कर लेते हैं भारत वाले। नहीं, अब हमें तो समझाओ भाई कम से कम। तो यस, अब यहाँ पर I स्टैंड फॉर व्हाट? फर्स्ट रो। I की वैल्यू 2 लेंगे बेटा यहाँ पर अपन, तो सेकंड रो वाले पिक कर लेगा ये। I की वैल्यू 3 लेंगे, थर्ड रो वाले पिक कर लेगा। ऐसे ही J की वैल्यू बेटा 1 लेंगे तो पहला कॉलम उठा लेगा ये। तो इस तरीके से वो बेसिक डेफिनेशन हमारे दिमाग में बहुत जोरों शोरों से होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ये सारी प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें तभी काम करेंगी जब आपको वाला आइडिया पता होना चाहिए। अगर वाले तो पता नहीं है ना दादा, तो फिर थोड़ी सी समस्या तो आ सकती है और आपको ये बात माननी पड़ेगी, राइट? ओके, ठीक है। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 आते हैं हमारे बेटा। इफ एनी रो और कॉलम आर इंटरचेंज्ड,
देन वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव, बहुत आसान, ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। वो कह रहा है कि भैया अगर किसी रो को, कोई भी दो रो को आपस में फ्लिप कर दिया, जैसे बेटा लेट आपके पास कोई भी एक डेल्टा है, मैं अब इसको याद रखेंगे, अपन जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि अब ज़्यादा अपन काइंड ऑफ क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, है ना। A11 A12 A13 राइट, A21 22 23 और 31 32 और 33। वो कह रहा है कि भैया अगर आपने कोई भी दो रोज को फ्लिप कर दिया तो आपको नेगेटिव साइन बाहर लेना पड़ेगा। जैसे बेटा आपने अगर थोड़ी देर के लिए इनको फ्लिप करा, इनको फ्लिप करा, तो सर ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है सर, नेगेटिव बाहर क्यों आएगा? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा काई को वाई, जब तुम वाई ढूंढने जाते हो ना यार, देखो दुनिया का सबसे प्यारा क्वेश्चन है, 3 अक्षर जो है ना जिंदगी बदल देते हैं इंसान की। इसके अलावा 3 अक्षर और भी होते हैं जो जिंदगी खराब कर देते हैं, जिनको तुम सब अक्षर जानते हो, सर उनको वर्ड्स बोलते हैं। हाँ ठीक है है ना, लेकिन ये 3 अक्षर तो तुम्हें बताता हमेशा एक एनर्जी देते हैं, आपको एक आइडिया देते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना, वो सारी चीज़ें। तो यस, यहाँ पर जब वाई की तुम बात कर रहे होते हो तो ये वाला वाई तुम्हें यार बहुत ऊर्जा तो ठीक ठाक सी देता ही है, बट थोड़ा सा ना क्या आदमी को एक लॉजिक भी बहुत क्लियर होते हैं तो उसको बहुत खुशी होती है। सर नेगेटिव क्यों आता है? यानी सर मैंने जब दो रो को चेंज किया आपस में, कोई भी रो या कोई भी कॉलम को मैं चेंज करूंगा सर, तो हमें नेगेटिव साथ के मस्ती क्यों करनी पड़ेगी? मैंने कहा यार देखो इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि तुम समझना बात को अच्छे से। यहाँ पर बेटा डेल्टा की वैल्यू मान के चलो, लेट तुमने चेंज करा तो तुम्हारा जो डेल्टा 1 आ रहा है, तुमने डेल्टा 1 नाम दे दिया उसको, और चेंज करने के बाद भैया वो कुछ ऐसा हो गया, ये 2 बना आपने ऊपर ले लिया, ये 2 हो गया और ये 2 3 हो गया, ठीक है, और ये 1 हो गया, ठीक है सर, ये 1 2 हो गया और 1 3 हो गया सर, 3 1 हो गया, 3 2 हो गया और ये 3 3 हो गया। चलो साहब बहुत बढ़िया। अब क्योंकि जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का मजा तभी आएगा जब तुम्हें उसकी भनक होगी। देखो दादा, अब मैं तुमसे कहूँ मैं इस रो के करस्पॉन्डिंग इसको खोलो, सर ऐसा काई को, क्योंकि भाई मुझे भी इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ खोलनी है क्योंकि आइडिया मुझे थोड़ा सा उन चीज़ों का। इसके करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे तो आएगा क्या सर, डेल्टा 1 की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी ना वो ऐसी आएगी A11। अब जब C11 आप करोगे ना बेटा, C11 यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे होंगे आप, देखो मैं कर ही देता हूँ, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, ठीक है सर। सो दिस इज लाइक डेल्टा 1 विच इज इक्वल टू A11। अब ये जो C11 है, गौर से समझना बेटा आप, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो ये सेकंड पोजीशन पे एक्चुअल में 11 12 21 है ना, ये 21 पे है, सॉरी 11 12 13, ये 21 पे है तो सर नेगेटिव आएगा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ सर नेगेटिव एलिमेंट ऑफ लाइक, या फिर ऐसा लिखो आप, यहाँ पर डिटरमिनेंट बनाओगे, इधर आप डिटरमिनेंट बनाओगे तो क्या बनाएंगे, ये गया और ये गया है ना, तो ये आ जाएगा सर A22 A23 और A32 A33, लेकिन नेगेटिव के साथ, सर नेगेटिव के साथ। सिमिलरली यहाँ पर कुछ, तो गौर से जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना, तो मैंने इसको तो रो 2 के करस्पॉन्डिंग खोला और इसको रो 1 के करस्पॉन्डिंग खोला, जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे ना दोनों को तो एक दूसरे के नेगेटिव आएंगे, बस लॉजिक खत्म, इतना ही था। अब ज़्यादा अपन डेप्थ में नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं देना चाहता हूँ आपको, ठीक है सर। बहुत नीचे किसका दिया भाई इसको, तो एनी 2 रोज और कॉलम आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। दुनिया की सबसे चहेती और सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है ये, ध्यान रखना भैया, कोई भी 2 रो या कॉलम जिस दिन सेम हो जाएंगे तो आंसर झटके से 0 आ जाएगा। ये चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी, है ना। जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे डिटरमिनेंट के, ये लो सर, ये हो गया अपने पास 2 3 5 है ना, और यहाँ पर आपने लिया सर 1 7 9 और ये ले लिया 2 3 5 और इसका आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब सर दोनों कॉलम कैसे हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट, एज इट इज कॉपी पेस्ट, तो 100% आंसर 0 आएगा। ये चीज़ मुझे बहुत प्यार से समझनी पड़ेगी। सर इसका उल्टा भी सोच सकते हैं अपन, मैंने कहा यार हाँ थोड़ा सा उल्टा भी कह सकते हो बेटा, अगर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि कोई डिटरमिनेंट अगर 0 दिया है, कोई डिटरमिनेंट अगर 0 दिया है तो इसकी एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम उसके बराबर होंगे। हाँ सर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मैंने कहा हो सकती है, तो देखो गौर से समझ रहा, मैंने यहाँ पर 1 2 3 ले लिया, यहाँ पर 2 9 2 4 11 ले लिया, ठीक है,
और यहाँ पर 1 2, यहाँ पर x ले लिया और मैंने तुमसे कहा कि x की वैल्यू बताओ। तो सर पता है इस क्वेश्चन में एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, x के पता नहीं और भी बहुत सारे आंसर होंगे, मैं नहीं पता, लेकिन सर जब इस वाले रो को और इस वाले रो को देखा जा रहा है तो सर ये दोनों सेम हो रहे हैं। कब? जब x की वैल्यू हम 3 लेंगे। तो सर इसका एक आंसर तो 3 भी आ सकता है। तो देखा आपने डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करी, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। सर आपने डिटरमिनेंट को सॉल्व नहीं करा। अच्छा, इन सब के प्रूफ आएंगे बेसिक वाले फंडामेंटल से, जो अपन बताया था, बेसिक वाला जुगाड़ जो था अपना, वहीं से कुछ सारे प्रूफ्स आ रहे हैं। सर हमने सॉल्व नहीं करा बट x की वैल्यू 3 आ रही है यहाँ से। ओ, यही तो लॉजिक है, यही तो जादू है भाई। सर x की वैल्यू यहाँ से 3 तो दिख रही है, यानी एक पॉसिबिलिटी है कि x का आंसर 3 आ सकता है। ठीक है सर, तो ये थोड़ा सा तो ठीक है सर, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। मैंने कहा हाँ भाई, एक ये भी कर सकते हैं बेटा कि किसी भी रो में इसका एक छोटा सा अपडेटेड वर्जन लिख लो इसमें एक और, कि है ना, इफ ऑल रो, सॉरी, इफ एनी रो और कॉलम all element are 0, then answer is also 0। वहाँ भी आंसर 0 हो सकता है। जैसे मान के चलो बेटा, आपने ये 0 ले लिया, 0 ले लिया, 0 ले लिया, है ना, यहाँ पर 7 9 11, यहाँ पर e और ये 10x, यहाँ पर e की पावर 5, तो आंसर 0 आएगा। सर अब इसका मतलब जब आप प्रॉपर्टी को 0 लिख रहे होते हो तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो गई कि रो और कॉलम तो सेम होंगे ही होंगे, एक पॉसिबिलिटी ये भी होगी कि सारे रोज या सारे कॉलम 0 हो सकते हैं। तो इसी बात पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। मैंने कहा यार, जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखता हूँ मैं बेटा, ये हो गया x y z, है ना, और यहाँ पर बेटा आपने लिया 70, है ना, और e, और ये 1/e। ठीक है भाई, और यहाँ पर आपने मान के चलो लिया लाइक 7 और √2 और √3, ऐसा कुछ ले लिया और इसका आंसर 0 दिया है। तो सर एक पॉसिबिलिटी, वन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मैंने इस पूरे रो को 0 कर दिया, यानी x y z को बराबर कर दिया, तब भी आंसर सेम ही आएगा। नहीं, 0 कर दिया तो आंसर इसका सर 0 आ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, यानी सर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0। सर और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन सर ये भी हो सकता है। सर यही होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत सारे दरवाजे खोलती है आपके लिए कि यार इसको ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है। बट अब तुम कमेंट नहीं कर सकते फिक्स कि सर ऐसा ही होगा, इस पे ऐसे करेंगे, वो चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कहना, राइट। हाँ जी, सो ये भी ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा अपना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे सामने यहाँ पर आती है स्प्लिटिंग ऑफ डिटरमिनेंट और एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट। इन सब के प्रूफ वहीं से आ रहे हैं, तो प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे बेटा अपन। यहाँ पर सिंपल सी कहानी है बेटा, जब आप किसी डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर रहे हो तो जैसे यहाँ पर लिखा है बेटा 2 + 3, है ना, और यहाँ पर लिखा है 2 + 11, और यहाँ 7, यहाँ 9। तो इसका मतलब ये है कि जब एडिशन की बात होती है बेटा, तो डिटरमिनेंट में एडिशन जो है ना बड़ा मस्त तरीके से होता है, वो रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग होता है। जैसे बेटा अगर आप इसको ऐड करके लिखोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 7 और 9 तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये वाले पहले एलिमेंट उठाए, दैट इज 2 2, तो एक डिटरमिनेंट तो ये वाली बन गई, प्लस फिर आपने बेटा 7 और 9 तो आज भी सेम ही रहेगा, फिर आपने 3 और 11 उठाए, 3 और 11 उठाए। तो दिस इज द लॉजिक और रूल वी कैन से, लाइक ये आया कहाँ से, वापस वहीं से आया है, मैं प्रूफ की तरफ नहीं जाऊँगा। ठीक है सर, तो ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो सर अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, तो स्प्लिट का तरीका यही है कि सर डिटरमिनेंट को ऐड करने का जो वे ऑफ अप्रोच है वो सर कैसे होते हैं। अब इसको सर वापस अगर लिखें अपन, तो या तो बेटा ये रो टू रो ऐड होंगे जो कॉमन है, जैसे ये फिक्स है, जो फिक्स है उसको नज़र मार लो एक बार, जो फिक्स है उसको देख लो, है ना, ये फिक्स है आपका, जो फिक्स है उसको देख लो। सर वो तो फिक्स ही रहेगा फाइनल डिटरमिनेंट में, यहाँ पर 7 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा,
अच्छा, जो वेरी कर रहे हैं तो सर 2 के साथ 3 ऐड हो जाएगा, दैट इज 5, 3 के साथ 11 दैट इज 13, ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ये कॉलम टू कॉलम भी स्प्लिट हो सकता है और आपका रो वाला भी स्प्लिट हो सकता है ना। ये प्रॉपर्टी का भी एक बहुत मीनिंगफुल जुगाड़ है अपने आप में, और सबसे गंदा सीन इसका भी बता ही सकते हैं एटलीस्ट कि यार ये कैसे काम करेगा, है ना। ओके, इसमें क्या है दादा, ऑपरेशन टाइप RI। मैं तुमसे पहले बताया था कि इसमें क्या होता है दादा, कि जो भी तुम डिटरमिनेंट तुम्हें दे रखी है, जो भी डिटरमिनेंट आपको दे रखी है बेटा, लेट्स से आपको डिटरमिनेंट दी है कुछ इस तरीके से, है ना, A11, A12, A13, राइट, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ये जो डिटरमिनेंट हमें दे रखी है, गौर से समझना इस बात को, ये जो डिटरमिनेंट मुझे दे रखी है बेटा, अब वो कह रहा है कि तुम कोई भी ऑपरेशन लगाओ। तुमने ऑपरेशन लगाया RI प्लस कोई भी नंबर ले लो M × RJ, ऐसा कुछ लगा सकते हैं आप, राजस्थान RJ। सर कुल मिला के याद दे रखना कि सर ये दोनों सेम होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए सर, ये वाले ऑपरेशंस कभी चलेंगे सर। M कोई भी रियल वैल्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यानी कि सर जब भी आप ऑपरेशंस लगाएंगे तो कह रहा है डेल्टा की वैल्यू बदलेगी नहीं, सेम ही रहेगी। जैसे बेटा आपने यहाँ पर करा कि भैया मैं तो R1 को बदलना चाहता हूँ, R1 माइनस का 5R2 चलेगा, नो चेंज, गाड़ी चेंज नहीं होगी। सर मैं तो R1 को बदलना चाहता हूँ 5R1 प्लस 6R2 से, ये सब मत करना, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। सर यहाँ पर तो ये सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी ऑपरेशंस आपको लगाने हैं, जैसे आपने कहा कि सर मैं C2 को बदलना चाहता हूँ, तो C2 लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पर माइनस प्लस कुछ भी लो सर, √2 ले लो, आई डोंट केयर। यहाँ पर C3, ये चल जाएगा सर, काम करेगा। अच्छा, रो के साथ रो का ऑपरेशन, कॉलम के साथ कॉलम का ऑपरेशन, है ना, फालतू का दिमाग लगा के तुम उसको R3 कर दो तो वो सब नहीं चलेगा। अगर इस तरीके के ऑपरेशंस आप लगा रहे हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज भी नहीं होगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बोलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत तो नहीं है सर, हाँ दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई? यस। तो ये प्रॉपर्टी भी, अब इसके ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारी प्रॉब्लम्स, उन सारी चीज़ों को देखेंगे और लगाएंगे दिमाग। सर by putting x equal to a the value of determinant vanishes then x minus is a factor of determinant। yes, ये भी थोड़ा बहुत बढ़िया जुगाड़ है बेटा। जैसे आपके सामने कोई भी एक डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, गिवन आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, राइट, और डेल्टा आपका 0 हो रहा है किसी वैल्यू के लिए, तो वो उसका फैक्टर होगा। जैसे बेटा तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है कल को किसी ने कि भैया यहाँ पर है 2, 3 और 7, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया है e² और e की पावर 3, और यहाँ पर आपको दिया है भाई लेट्स से x+1, ठीक है, x² -1 और x की पावर 3 माइनस का 1, ये लो, विच इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिया है। और वो कह रहा है फाइंड x। तो बेटा कुछ यहाँ पर ना लॉजिक ये है कि वो कह रहा है कि अगर x की किसी वैल्यू के लिए तुम्हें डायरेक्टली क्लिक हो गया है, चमक गया, x की वैल्यू के लिए वो डिटरमिनेंट अगर 0 हो रही तो वो उसका ही फैक्टर होगा। जैसे तुम्हें ये चमका कि यार 2, 3, 7 और ये वाला मसाला, इनको सर ये रो अगर सेम हो जाए तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो सर ये सेम कब होंगे? सर हमें ऐसा लग रहा है कि x की वैल्यू जिस दिन आप 1 डालोगे तो ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, यानी कि सर जैसे ही x की वैल्यू आप 1 डालोगे तो इसका आंसर 0 आ सकता है। तो यस, अपन कह सकते हैं कि इसका एक फैक्टर
एक फैक्टर x माइनस 1 होगा और एक पॉसिबल वैल्यू x इक्वल टू 1 होगी। ये लो, राइट। बस तो ये वही गेम है जो पीछे अपन इसको डील कर चुके हैं। वही सारी कहानियाँ हैं, वही सारे लॉजिक हैं जो अपन यहाँ पर बताने की कोशिश आपको यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है दादा, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो